नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का विशेष कार्यक्रम श्रवण गर्ग की खरी खरी। हमारा वो कार्यक्रम जिसमें देश के जाने माने संपादक, पत्रकार और बहुत ही वरिष्ठ बुद्धिजीवी श्रवण गर्ग अपनी तीखी टिप्पणियां करते हैं मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम पर। उनकी तीखी टिप्पणियों से ना तो सरकार सत्ता पक्ष बचती है और ना ही विपक्ष। आज फिर उनसे बातचीत करेंगे और आज का मसला बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा में जो भाषण दिया है, जो जो बातें कही हैं, वो वाकई में बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही संगीन है और हर पढ़े लिखे प्रबुद्ध समझदार लोगों को उसके ऊपर विचार करना चाहिए, टिप्पणी करना चाहिए और सोचना चाहिए कि आखिर उन्होंने ये बात क्यों कही, उसके पीछे का कारण क्या और क्या एक प्रधानमंत्री को ऐसी बात कहनी भी चाहिए या नहीं। उन्होंने कहा है, मैं आपको कोट कर देता हूं, बांसवाड़ा राजस्थान में, ये इंडियन एक्सप्रेस अखबार है और इसमें ये छपी हुई है। इसमें लिखा हुआ है, पहले जब उनकी सरकार थी, यानी कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? यह बात प्रधानमंत्री जी ने कही और इसके सिर्फ इतनी बात नहीं की, इसके अलावा फिर उन्होंने कांग्रेस के ऊपर हमला करते हुए जो एक और तथ्य कहा वो भी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। वो आगे कहते हैं, ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं और बहनों के सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जाति करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर वो संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों और बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। यह स्टेटमेंट है देश के प्रधानमंत्री का। पहले फेज के चुनाव के बाद वो स्टेटमेंट क्यों इस तरीके की दे रहे हैं? श्रवण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह आपका अपना कार्यक्रम है। ये जो प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है, इसको आप किस नजरिए से और किस संदर्भ में देखते हैं? प्रधानमंत्री जी पूरी तरह से बौखला गए हैं, वो अंदर से हिल गए हैं। उनका आत्मविश्वास जवाब दे गया है। उनको लग रहा है कि उन्होंने जो टारगेट तय किया था 370 और 400 का, वो पूरा नहीं हो पा रहा है, हो पाएगा। और ये वही राजस्थान है जहां उन्होंने विधानसभा चुनाव के दौरान बाड़मेर में कहा था, बाड़मेर के बायतू में कहा था कि बीजेपी के बटन पर ऐसे इतनी जोर से दबाएं जैसे कांग्रेस को फांसी दे रहे हो। विधानसभा चुनाव में उन्होंने चित्तौड़गढ़ में उदयपुर के टेलर कन्हैयालाल की बात की थी। ये जो गुस्सा है, ये इसमें दो चीजें हम ढूंढ सकते हैं। क्या ये स्पॉन्टेनियस था या प्री प्लान था? मैं इसको स्पॉन्टेनियस इसलिए नहीं मानता हूं कि वो एक मनमोहन सिंह के स्टेटमेंट को ढूंढ कर लाए थे। और वो जो स्टेटमेंट को ढूंढ कर लाए, उसको इस तरह से पेश किया तोड़ मरोड़ कर। जो मनमोहन सिंह का ओरिजिनल स्टेटमेंट है उसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब समाज के सभी लोगों को रिसोर्सेस में हक देने की बात कही गई है। और जैसे परिवार में सबसे कमजोर बच्चे को सबसे पहले खाना खिलाया जाता है, उस लिहाज से उन्होंने ये कहा कि माइनॉरिटीज को का हक भी रिसोर्सेस पर पहले है। पूरे संदर्भ से काटकर उन्होंने इस चीज को पेश किया।
अब इस पर हल्ला मचा है। कपिल सिब्बल ने इलेक्शन कमीशन से मांग की है कि क्या उसने इस चीज पर कोई कार्रवाई की है क्या। प्रधानमंत्री का जो गुस्सा है या नाराजगी है वो एक सोची समझी योजना के तहत है। वो उनके कांग्रेस की रैली के बाद या कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बाद, कांग्रेस की रामलीला मैदान की रैली के बाद उनकी जितनी सभाएं हुई, चाहे वो मेरठ में हुई हो या रुद्रपुर में हुई हो या तमाम जगह हुई हो, उन्होंने माइनॉरिटीज को, मुसलमानों को अपने निशाने पर लिया है। ये लग रहा है और इसका असर ये हो रहा है कि ये, अगर आप नड्डा जी के भाषण देखें, राजनाथ सिंह के देखें और अमित शाह जी के देखें, तो उसमें भी ये चीज प्रकट हो रही है। वो जो एक इम्प्रेशन लोगों पर देना चाहते हैं वो ये देना चाहते हैं कि ये सब घोषणा पत्र जो है, जैसा कि उन्होंने कहा है, वो घोषणा पत्र को बहाना बनाना चाहते हैं कि ये सब घोषणा पत्र के कारण उनको वो इतने विचलित हो गए हैं, ऐसा लग रहा है उन्होंने विचलित कर दिया है। जो उन्होंने कहा कि भाई घोषणा पत्र में कांग्रेस ने ऐसा कहा है, मुद्दा यह है कि क्या प्रधानमंत्री इस चीज को स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि उनकी चमक, उनकी छवि, उनका करिश्मा अब काम नहीं कर रहा है, और वो ये जो कर रहे हैं, मुसलमानों को निशाने पर ले रहे हैं, इसका मूल उद्देश्य ये है कि उनका जो कमिटेड वोट बैंक है हिंदुओं का, उसको ये ललकार रहे हैं। दो चीजें कर रहे हैं कि जो कमिटेड वोट बैंक है उसको ललकार रहे हैं और मुसलमानों को उत्तेजित कर रहे हैं कि वो इस पर रिएक्ट करें। दोनों चीजें नहीं हो रही हैं। एक जो निराशा की बात है वो ये है कि मोदी जी के किए पर कोई असर नहीं हो रहा है। अब मुद्दा क्या है, मतलब इसका कारण क्या हो सकता है मोदी जी के पूरे, एक तो जो ऑब्वियसली नजर आता है वो ये घोषणा पत्र को वो निशाने पर ले रहे हैं। दूसरा ये कि जो मतदान पहले फेज में कम हुआ वो बहुत बड़ा कारण है, और बड़ा कारण यूं है कि वो सब अधिकांश, अगर उसमें तमिलनाडु को छोड़ दें तो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हैं जहां मेजोरिटी, फुल मेजोरिटी में बीजेपी है और वहां कम हुआ है जी। और सेकंड फेज के जो एरियाज हैं उसमें अगर केरल को छोड़ दे तो बाकी फिर वो सारे के सारे एरियाज हैं जो बीजेपी के हैं, जो प्रभावित होने वाले हैं। कर्नाटक है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है। मुख्य तौर पर मध्य प्रदेश में कम हुआ फर्स्ट फेज में, और राजस्थान में कम हुआ फर्स्ट फेज में, और कर्नाटक अब दांव पर है, और केरल में तो इनका कोई प्रभाव नहीं है। अब इसका जो असर होगा वो किस पर होगा? भारतीय जनता पार्टी कोई 340 से ज्यादा कैंडिडेट खड़े कर रही है और एनडीए के अलाइज हैं। पीएम की जो बॉडी लैंग्वेज है, उनकी जो भाषा है, उनकी जो तमाम चीजें हैं, उसका बीजेपी के 350 कैंडिडेट्स, अलाइज के कैंडिडेट्स कोई 100 के करीब, 100 से ऊपर कैंडिडेट्स, मतलब कुल मिलाकर 450 के करीब जो कैंडिडेट खड़े होने वाले हैं, उन पर किस तरह का असर पड़ने वाला है। वो इससे क्या हिल नहीं जाएंगे? बीजेपी के कैंडिडेट्स क्या क्या जवाब देंगे लोगों को? क्योंकि बीजेपी के कैंडिडेट सिर्फ उन राज्यों में नहीं है जहां बीजेपी की हुकूमतें हैं, जहां पोलराइजेशन कर सकते हैं। बीजेपी के कैंडिडेट्स उन राज्यों में भी हैं जहां अपोजिशन भी है, कि हुकूमतें हैं, अपोजिशन स्ट्रांग है। मतलब बीजेपी के कैंडिडेट्स मान लो बंगाल में है तो वो कैसे मुंह दिखाएंगे?
या बिहार में क्या करेंगे, या आंध्र में, तेलंगाना में क्या करेंगे, जहाँ मुस्लिम बहुल्य स्टेट्स हैं। हम्म, तो ये जो एक बड़ा परिवर्तन दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि मोदी जी को लग रहा है कि वो हार रहे हैं, या हार भी नहीं रहे हैं, तो वो जो आंकड़ा उन्होंने हवा में उछाल दिया वो प्राप्त नहीं हो रहा है। हम्म, एक जो इमीडिएट रीजन दिख रहा है कि वोटों में जो मतदान में कमी है, वो उसने विचलित कर दिया है मोदी जी को, और उनको लग रहा है कि अगर आखिरी चरण तक ये चलता रहा तो बहुत बड़ा डिजास्टर होगा। एक जो बड़ा दूसरा कारण मुझे नजर आता है वो ये नजर आता है कि आरएसएस ने अपने 100 साल का जो फंक्शन था, जो अगले साल 2025 में शेड्यूल्ड था, जी। उसको रद्द कर दिया है। उसको बहुत हम्म, बड़े फंक्शन के रूप में मनाना चाहते थे, तो मोहन भागवत ने घोषणा कर दी है कि वो हम नहीं मनाएंगे। जो मैं खबर देख रहा था, जी 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 मतलब जी। काफी क्रेडिबल एजेंसी की खबर पढ़ रहा था, हम्म, मोहन भागवत चाहते तो ये जो घोषणा है चुनाव के बाद भी कर सकते थे, 4 जून के बाद भी कर सकते थे। 4 जून के पहले या पहले चरण के मतदान के बाद उन्होंने क्यों की, और उसमें ये क्यों कहा कि हमको विचलित नहीं होना है और अपना काम करते जाना है चुपचाप। एक जो तीसरा कारण जो नजर आता है, वो जिस पर बहुत गौर नहीं किया गया, वो एलन मस्क की आखिरी क्षणों में यात्रा का कैंसिल होना है। हम्म। एलन मस्क जो है दुनिया के सबसे धनाढ्य लोगों में है, बड़े इन्वेस्टर हैं, और जो एक्स है, ट्विटर जिसको कहते हैं हम, उसके मालिक हैं वो, हम्म, और जिस पर काफी दबाव बीजेपी का अतीत में रहा है, कुछ चीजों को, कुछ पोस्ट को डाउन करने के लिए या कुछ पोस्ट को हटाने के लिए, कुछ जो लोग हैं उनको हटाने के लिए, और उन्होंने मना किया और पब्लिकली भी इस चीज को कहा कि हमको दबाव में कुछ चीजें करना पड़ रही है। एलन मस्क चाहते तो एक रिक्वेस्ट भारत की तरफ से मंगवा सकते थे। हम्म, वो रिक्वेस्ट ये होती कि प्रधानमंत्री इस समय बहुत व्यस्त है, अगर आप अपनी यात्रा को रिशेड्यूल कर लें चुनाव के बाद के लिए तो ठीक होगा। हम्म, ऐसा किया जा सकता था, क्योंकि ऐसा डिप्लोमेसी में होता है। एलन मस्क ने यह नहीं कहा, वो एक मैसेज दे रहे हैं कि यात्रा कैंसिल कर रहे हैं और अब दिसंबर में आएंगे। ये एक बहुत बड़ा मैसेज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गया है। हम्म, एक तो एलन मस्क का गया है, जो जिनकी गिनती बहुत डेमोक्रेसीज में एक बड़े पिलर के तौर पर होती है, हम्म, और दूसरा ये कि जो इन्होंने आरएसएस ने अपना जो कैंसिल किया है वो बड़ी बात है। अब हमको इस पूरे प्रकरण को के कॉन्सिक्वेंसेस को किस तरह से देखना चाहिए? क्या हमको ये मान लेना चाहिए कि ये जो मोदी जी हैं, इनकी ये पूरे के पूरे चुनाव को अब इसी मोड में ले जाएंगे? अब एक बड़ा उन्होंने डिस्ट्रैक्ट कर दिया, पूरे के पूरे इलेक्शन को डिरेल कर दिया है। आप देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को देने के लिए पिटीशन साइन हो रही हैं, स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, कांग्रेस ने काफी, ये एक उन्होंने, मोदी जी ने एक जानबूझ करके, मान सकते हैं कि बॉल को कोर्ट में फेंका है, फ्री फेंक दिया है। हमको मोदी जी ने क्या कहा और क्यों कहा उसके ऊपर अब नहीं जाना चाहिए। क्यों कहा, ये ऑब्वियस है कि उनको लग रहा है कि जो टारगेट उन्होंने जनता में डाल दिया वो अगर पूरा नहीं हुआ तो वो क्या करेंगे, और पराजित हो गए तो वो क्या करेंगे, उनको बहुमत नहीं मिला तो क्या करेंगे। हमको इसके डेमोक्रेसी पर और देश पर कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, डिबेट्स पर कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, भारत के पूरे सिस्टम पर क्या होंगे, और इसका जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है वो ये कि न तो मोदी जी, न तो हिंदू रिएक्ट कर रहे हैं मोदी जी के बयान पर, न मुस्लिम रिएक्ट कर रहे हैं। मतलब वो उनकी जो खुद की कॉन्स्टिट्युएंसी है
उसने भी कोई बहुत मोदी जी के बयान को पॉजिटिवली नहीं लिया है और मुसलमानों ने पूरी तरह से इग्नोर किया है, जो मोदी जी के लिए बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है। हमको इसके परिणामों को देखने के लिए दूसरे चरण के मतदान की प्रतीक्षा करना पड़ेगी, दूसरे और तीसरे चरण के, क्योंकि तीसरे चरण में गुजरात है और दूसरे चरण में जैसा मैंने कहा कि मध्य प्रदेश की बाकी सीटें हैं, राजस्थान की बाकी सीटें हैं, कर्नाटक है और केरल है। तो ये बीजेपी के पूरे एरियाज इसमें लगभग हो जाएंगे और मोदी जी को पता चल जाएगा कि ये जो दो और तीसरे चरण है जिसमें 89 है और 94 सीटें हैं, इसने कैसे रिएक्ट किया है, इनका जो वोट बैंक है या इनके कमिटेड वोटर्स हैं वो सामने आए हैं कि नहीं। तो मैं समझता हूं कि ये जो मोदी जी ने किया काफी एक खतरनाक तरह का खेल उन्होंने खेला है, जिसको भारतीय राजनीति में मैं मानता हूं कि इस तरह की घटनाएं बहुत ज्यादा हैं नहीं, या नहीं है मेरे देखने में, मेरी याददाश्त में तो नहीं है कि किसी शासक ने इस तरह के खतरे को मोल लिया हो कि कम्युनल कार्ड को इतना ओपनली खेला हो कि एक पूरी कम्युनिटी को 20 करोड़ लोगों को 14% 15% लोगों को पब्लिकली इस तरह कंडेम किया हो। तो ये बहुत ही डिजास्टरस है और ये मेरे ख्याल से अपनी हिंदू कॉन्स्टिट्यूएंसी को अपीस करने के लिए उन्होंने कहा है, मुसलमानों को उत्तेजित करने के बजाय मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसी जो हिंदू कॉन्स्टिट्यूएंसी है उनकी, उसको उन्होंने ललकारा है कि तुम बैठ के क्या कर रहे हो, तुमको तुम्हारा फर्ज बनता है इस सरकार को बचाना होगा। जी थैंक यू सर, थैंक यू।